कहानी की शुरुआत एक बीच से होती है जहां समुद्र के अंदर एक भूकंप आता है और उसके नीचे से नीली रोशनी निकलने लगती है। वहीं पर टॉड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय करने आया है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी अचानक से कोई चीज टॉड को नीचे खींच लेती है। इससे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत परेशान हो जाती है और तभी उसके सामने टॉड की डेड बॉडी बाहर निकलती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उसे भी मार डालता है। अब सीन ज़ेडा और उसके अंकल रे पर शिफ्ट होता है, जो हंटर शो के साथ समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं, जहां पर ज़ेडा अपनी ड्रोन से मछली खोजने की कोशिश कर रही है। तभी इनकी नज़र एक बोट पर पड़ती है जहां पर पटाखे जलाने से आग लग जाती है। ये देख शो वहां आता है और आग बुझाकर बोट वाले की मदद करता है। दरअसल शो यहाँ का सुपरवाइजर है, इसीलिए वो उन बदमाश लड़कों से सभी पटाखे जब्त कर लेता है। इसके बाद ये लोग फिर से फिशिंग करना शुरू करते हैं, जिस दौरान इनकी मशीन में एक डेड बॉडी फंस जाती है, जिसे देख तीनों हैरान होते हैं। फिर ये लोग उस डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं। तभी इनको ज़ेडा के ड्रोन कैमरे से पानी के अंदर एक नीली रोशनी दिखाई देती है। ये देख शो इसके बारे में अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने चला जाता है। अब रे उस डेड बॉडी के ऊपर कपड़ा डाल देता है और ज़ेडा अपनी ड्रोन को बाहर निकालने चली जाती है। अब वहाँ पानी के सरफेस पर भी नीली रोशनी दिखाई पड़ने लगती है। इसी बीच वो ज़ॉम्बी उठ जाता है और ज़ेडा पर अटैक करके उसकी गर्दन को काट लेता है। ये देख रे ज़ॉम्बी को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी रे की तरफ बढ़ने लगता है। इससे रे बहुत डर जाता है। तब सो वहाँ आ जाता है और अपने खंजर से ज़ॉम्बी को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। सो समझता है कि वो ज़ॉम्बी मर गया है, इसीलिए वो ज़ेडा की हेल्प करने आ जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था, जो वहाँ आकर सो पर अटैक कर देता है। सो को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो फिर से जिंदा कैसे हो गया। इसके बाद रे और सो मिलकर उसे पानी में गिरा देते हैं। ज़ेडा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई थी, इसलिए रे सो से यहाँ हेल्प बुलाने के लिए बोलता है। अगले सीन में हम सो की वाइफ केंजी और उसकी बेटी सैम को देखते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी केंजी के पास सो का कॉल आता है। शो इसे बताता है कि ज़ेडा बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई है। ये सुनकर केंजी वहां जाने के लिए निकल जाती है और सैम को घर लौट जाने के लिए बोलती है। दरअसल केंजी एक डॉक्टर है जो अपनी टीम लेकर जल्दी से वहां पहुंचती है। इसके बाद सो भी उसे बताता है कि ये सब कैसे हुआ। इसके बाद ज़ेडा को हॉस्पिटल भेजा जाता है और रे उसकी देखभाल करने उसके साथ में जाता है, जबकि सो यहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो पता लगाना चाहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब सो शेरिफ अकीरो से मिलता है और उसे यहाँ के इंसिडेंट के बारे में बताता है। ये सुनकर अकीरो समझ जाता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, इसीलिए वो सो के साथ चेक करने एक्सीडेंट वाले लोकेशन पर जाता है, जहां पर वो नीली रोशनी को देखकर हैरान होता है। अकीरो उस नीली रोशनी के सोर्स का पता लगाना चाहता था। इसके लिए सो ज़ेडा के ड्रोन कैमरे को वहां पर ले जाता है, जिसमें इन दोनों को वहां पर एक बहुत पुरानी शिप यानी कि जहाज नजर आता है। वहां पर इनको नीली रोशनी का सोर्स भी मिल जाता है, जहाँ पर इनको ज़ॉम्बी भी नजर आता है। शो अकीरो को बताता है कि मैंने अपने खंजर से उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। पर अकीरो उसकी बात सुनकर उस पर विश्वास नहीं करता। तभी पानी के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं और उनकी बोट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे अकीरो को यकीन हो जाता है कि सो सच बोल रहा था। वो समझ जाता है कि यहाँ पर किसी तरह का आउटब्रेक यानी कि प्रकोप आने वाला है, इसीलिए वो यहाँ के बीच को खाली करवाने का ऑर्डर देता है और दोनों भी यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का पानी अचानक ही समुद्र में वापस जाने लगता है, जिसे देख सब वहाँ से भागने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पानी के अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी ऊपर आ रहे हैं। इसकी वजह से अब एक बहुत बड़ी सुनामी बीच की तरफ आ रही है। सैम और उसके दोस्त भी ब्रिज से ये नज़ारा देख रहे थे। शो की बोट सुनामी के काफ़ी नज़दीक थी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि एक सुनामी नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी वाली सुनामी है। शो और अकीरो अपनी जान बचाने के लिए उसी बोट के अंदर छुप जाते हैं, जिसके बाद उस सुनामी के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बी बीच पर आ जाते हैं। सुनामी के शांत होने पर शो और अकीरो अपनी बोट से बाहर आते हैं, जहां उनके चारों तरफ ज़ॉम्बी घूमते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ केंजी रे और ज़ेडा को क्वारंटाइन कर देती है, क्योंकि जब तक आउटब्रेक के बारे में पता नहीं चल जाता वो ज़ेडा को यहाँ से बाहर नहीं जाने देना चाहती। वहीं दूसरी तरफ बीच पर ज़ॉम्बी अब लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे अब वो इन्फेक्शन तेजी के साथ फैलने लगता है। ये देखकर लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तेयाना अपने फादर अकीरो से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इससे वो सैम और उनके फ्रेंड काफी परेशान हो जाते हैं। तभी इनकी नज़र ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो सभी लोगों को मार रहे थे। ये देख वो चारों भी वहाँ से भागने लगते हैं।
वहीं दूसरी तरफ शो और अकीरो लोगों को बचाने के लिए ज़ॉम्बी को मार रहे थे और उनके साथ फाइट कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद ज़ेडा को दिखाया जाता है, जो इन्फेक्टेड होने के बाद अब एक ज़ॉम्बी बन गई है। वो होश में आते ही रे पर अटैक कर देती है, जिससे रे की हालत खराब होने लगती है। तभी चेक करने के लिए एक नर्स वहां पर आता है। इसके बाद ज़ेडा अटैक करके उसे मार देती है। इसी बीच मौका पाकर रे वहां से भागने लगता है। अब बीच पर भी सभी लोग ज़ॉम्बी में चेंज होने लगते हैं। इसे देख अकीरो और शो बैकअप बुलाने के लिए डिसाइड करते हैं। जब वो स्टेशन जाने के लिए रे की गाड़ी में पहुंचते हैं तो वहां पर शो फिर से ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड से मिलता है, जिनसे सोने पटाखों को जब्त किया था, जो इस समय अपनी जान बचाने के लिए यहाँ छुपे हैं। फिर हम देखते हैं कि बीच पर ड्रास्कोल नाम का आदमी आता है, जो एक ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इधर केनजी जब ज़ेडा का चेकअप करने पहुंचती है तो ज़ेडा, जो अब ज़ॉम्बी बन गई है, वो केनजी पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन केनजी वहां से भागने लगती है और रे उसे अपने साथ एक कमरे में बंद कर लेता है। केनजी समझती है कि ये एक इन्फेक्शन है। इस पर रे उसे समझाता है कि ये एक इन्फेक्शन से कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये सब सुनामी की लहर के साथ बाहर आए थे। अब अकीरो, सो, ब्लेन और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन अब वहां भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं। इसके दौरान ब्लेन उनके बीच फंस जाता है। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को उनके बीच में गिरा देता है। इससे अब उसकी गर्लफ्रेंड इन्फेक्टेड हो जाती है। इस पर ब्लेन खुद गन लेकर उन पर पॉइंट कर देता है। ये देख वहां का कांस्टेबल उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लेन उसे शूट कर देता है। इसी बीच मौका पाकर शो उसे बेहोश कर देता है और उसे वहीं पर बांध देता है। दूसरी तरफ सैम और उसकी तीनों फ्रेंड भागते हुए एक सुपरमार्केट में पहुंचते हैं, जहां पर ज़ॉम्बी उनका पीछा करने लगते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी तेयाना के बॉयफ्रेंड रैंड को पकड़ लेते हैं और इनकी आंखों के सामने ही उसे मार देते हैं, और ये तीनों उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। ज़ॉम्बी इनको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तीनों वहां से भाग जाते हैं, जिस दौरान तेयाना, सैम और डेक्सी अलग हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ फकीरो बैकअप टीम बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो पर उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिससे वो उदास हो जाता है। इसके बाद वो लॉकर से रिबॉक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का लेटर निकालता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब शो भी एटन 350 शिप की इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। उस रिपोर्ट से पता चलता है कि वो शिप कबाड़ी में पड़ी है, जबकि असल में वो शिप तो पानी के अंदर थी। इससे शो समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी ज़ॉम्बी कांच तोड़कर अंदर आने लगते हैं, इसीलिए सो और अकीरो वहां से कुछ वेपन लेते हैं और ब्लेन को वहीं पर अकेला छोड़कर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर इनके सामने बहुत से ज़ॉम्बी थे, लेकिन शो रॉकेट लॉन्चर से उन सबको जख्मी कर देता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इनको प्राइमरी ज़ॉम्बी मिलता है, जिसको टक्कर मारकर ये लोग आगे चले जाते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। इधर सैम और डैग के पीछे कुछ ज़ॉम्बी लगे होते हैं, इसीलिए दोनों भागते हुए इवान की कार के पास जाते हैं, जहाँ इवान हीरोगिरी दिखाने के लिए उनके साथ फाइट करने लगता है। सैम उसे भी कार के अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। इसके बाद ज़ॉम्बी अटैक करके उसे मार देते हैं। दूसरी तरफ तेयाना भागते हुए ड्रॉस्कोल के घर के पास चली जाती है और उससे हेल्प मांगने लगती है, लेकिन ड्रॉस्कोल पहले उसकी बॉडी चेक करता है और जब कंफर्म हो जाता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, तब वो उसे घर के अंदर आने देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ड्रास्कोल एक ज़ॉम्बी को पकड़कर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यहाँ पर तेयाना ड्रास्कोल से फ़ोन लेती है और अपने फादर से कांटेक्ट करके बताती है कि अब वो सेफ है। ये जानकर अकीरो को थोड़ी सी राहत मिल जाती है। इधर ब्लेन किसी तरह से खुद को आज़ाद कर लेता है, लेकिन जब वो बाहर जाने के लिए मुड़ता है तो ज़ॉम्बी बन चुकी उसकी गर्लफ्रेंड सामने थी, जिसे देख ब्लेन की हालत खराब हो जाती है और इसके बाद वो उसे मार देती है। अब सैम और डैग को ज़ॉम्बी ने चारों तरफ से घेर रखा था। ये देख डैग सैम को वहां से भाग जाने के लिए बोलता है, क्योंकि डैग का पैर जख्मी था, इसीलिए उसके साथ नहीं जा पाएगा। इसके बाद वो कार से बाहर आकर अपना गिटार बजाने लगता है, जिससे सभी ज़ॉम्बी उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तभी सो और अकीरो भी उसे बचाने यहाँ आ जाती हैं। सैम कार से निकलकर उनकी तरफ भागने लगती है और अकीरो ज़ॉम्बी को शूट करने लगता है। वो डैग को भी बचाना चाहते थे, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। ये देख तीनों गाड़ी में बैठ यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद तीनों केंजी को खोजने हॉस्पिटल पहुँचते हैं और ज़ॉम्बी से बचते हुए अंदर चले जाते हैं। सैम इस जगह के बारे में अच्छे से जानती थी, इसीलिए वो अकेले ही नर्स स्टेशन में पहुँचती है और केंजी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अब वहाँ पर चारों तरफ से ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इसके बाद शो और अकीरो मिलकर उनको रोकने लगते हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी सैम के पैर को अंदर खींचने लगता है। तभी शो को एक आइडिया आता है। वो हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक वायर से ज़ॉम्बी को शॉक देने लगता है और उसका ये आइडिया काम करता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने से सभी ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं।
अब सैम भी ज़ॉम्बी से खुद को आज़ाद करा लेती है। तभी केंजी और रे भी यहाँ पर आ जाते हैं और सैम अपनी मॉम से मिलकर खुश हो जाती है। फिर ये लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं और कार में बैठकर सीधे ड्रास्कोल के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर अकीरो तियाना को सेफ देकर खुश होता है। यहाँ पर अकीरो ड्रास्कोल की रेडियो का यूज करता है और बैकअप टीम बुलाने के लिए कांटेक्ट करने लगता है। लेकिन इसी बीच वो ज़ॉम्बी खुद को आज़ाद कर लेता है, जिसको ड्रास्कोल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यहाँ बांधा था। जब अकीरो चेक करने जाता है तो ज़ॉम्बी पीछे से उस पर अटैक कर देता है और फाइट के दौरान अकीरो के हाथ में काट लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग वहाँ पर आने लगते हैं और केंजी उसके साथ फाइट करने लगती है। तभी ड्रास्कोल वहाँ आता है और टेजर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मार देता है। फिर वो सबको बताता है कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर फास्फोरस भरा हुआ है, इसीलिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक देकर आसानी से मारा जा सकता है। अब शो प्लान बनाता है कि हम ज़ॉम्बी को टाइडल पूल में इकट्ठा करेंगे और बीच पर मौजूद ग्रिड से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उनको मार डालेंगे। सभी को उसका आइडिया पसंद आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि वो लोग ज़ॉम्बी के सोर्स यानी शिप के मलबे को कैसे खत्म करेंगे। इस पर ड्रास्कोल इनको अपने पास रखे ग्रेनेड और C4 एक्सप्लोसिव को दिखाता है, जिसकी मदद से आसानी के साथ उसे उड़ाया जा सकता है, जिसमें ड्रास्कोल भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। शो अपनी तलवार में टेजर कनेक्ट करता है और बाहर खड़े ज़ॉम्बी को मारने चला जाता है, लेकिन बदकिस्मती से टेजर काम करना बंद कर देता है। ये देख केंजी उसकी हेल्प करने आती है और वुड चीपर मशीन को स्टार्ट कर देती है। इसके बाद दोनों एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को उसमें डालकर मार देते हैं। अब सभी अपने साथ जरूरी सामान लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में अकीरो की तबीयत खराब होने लगती है, क्योंकि इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैलना शुरू हो चुका था। वो सोच से कहता है कि इस शहर को बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैंने जो किया तुम्हें उससे बेहतर करना होगा। शो को समझ में नहीं आता कि अकीरो उससे कहना क्या चाहता है। तब अकीरो रिवील करता है कि 30 साल पहले रिबॉक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी यहाँ आई थी, जिसने FDA से छुपकर इंसानों पर एक ड्रग टेस्ट किया था। इसके लिए उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था, लेकिन वो ड्रग पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिस वजह से इंसानों के ऊपर उसका बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट हुआ। जिसके बाद उन्होंने सभी पेशेंट्स को एक शिप के साथ समुद्र में डुबो दिया था। इस पर केंजी कहती है कि उनका ट्रायल फेल नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा करके वो उस ड्रग से पूरी पॉपुलेशन को इन्फेक्टेड करना चाहते थे, जो असल में एक बायोलॉजिकल वेपन था। तभी यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। इसके बाद शो अपने टेजर वाली तलवार से उनका सामना करने लगता है और बाकी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन अब अकीरो की कंडीशन बहुत खराब होने लगी थी, जिसे देख तियाना बहुत दुखी हो जाती है। तियाना उसके हाथ में एक ग्रेनेड रख देती है और सब लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर अकीरो जैसे ही ज़ॉम्बी बनकर उठता है, ग्रेनेड नीचे गिरकर ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर सभी लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो जाती हैं। रे ड्रास्कोल और तियाना के साथ डूबी हुई शिप को डिस्ट्रॉय करने जाता है और शो सैम और केंजी के साथ ज़ॉम्बी को खत्म करने निकल जाता है। शो अपनी टीम के साथ बीच के किनारे वाली ग्रिड पर जाता है और वहाँ की टाइडल पूल में करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट बनाता है, जो बिल्कुल अच्छी तरह से काम करने लगता है। लेकिन अब सभी ज़ॉम्बी को किसी तरह पानी के बीच लाना होगा। इसके लिए शो म्यूजिक प्ले कर देता है और पूल की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद सभी ज़ॉम्बी उसके पीछे आने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्रास्कोल शिप पर एक्सप्लोजन सेट करने जाता है। तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शो की गाड़ी रेत में फंस जाती है और वहाँ पर प्राइमरी ज़ॉम्बी भी आ जाता है। इसके बाद शो उसके साथ फाइट करने लगता है। ये देख केंजी वहाँ पर आती है और गाड़ी को वहाँ से निकाल कर टाइडल पूल में खड़ी कर देती है। इसके बाद सभी ज़ॉम्बी म्यूजिक को फॉलो करते हुए पूल में जाने लगते हैं। अब शो भी किसी तरह से प्राइमरी ज़ॉम्बी को हराता है और सैम से स्विच ऑन करने को बोलता है, लेकिन उसी समय उस स्विच के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरी तरफ रे की बोट भी वहाँ फंस चुकी थी, इसीलिए रे तियाना को वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन तियाना रे को वहाँ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। इस पर रे उसे समझाता है और वहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइमरी ज़ॉम्बी फिर से खड़ा हो जाता है, लेकिन शो अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है और सैम काफी कोशिश के बाद स्विच को ऑन करने में कामयाब हो जाती है। इससे पूल के अंदर करंट फ्लो होने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने लगता है। इनका ये आइडिया बहुत अच्छी तरह से काम करता है और सभी ज़ॉम्बीज वहाँ मारे जाते हैं। इधर रे भी एक्सप्लोजन को नीचे भेजकर ब्लास्ट कर देता है, लेकिन ऐसा करने में वो खुद को भी सैक्रिफाइस कर देता है। अब वहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होने से एक बड़ी लहर आने लगती है, जिसे देख सो वहाँ से भागता है। तभी ब्लेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद सो उसे मार कर ब्रिज के ऊपर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन इस आउटब्रेक की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका था और सभी लोग मारे जा चुके थे। अब शो और उसकी फैमिली बहुत खुश होती है। तभी तियाना भी तैरती हुई वहाँ आ जाती है, जिसे सैम और केंजी वहाँ से बाहर निकालते हैं। अब शो डिसाइड करता है कि वो हर समय अपनी फैमिली के साथ रहेगा और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।